रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार अपने संबोधन में कहा था, जो साम्यवाद की विदाई पर रोते नहीं हैं उनके पास दिल नहीं है, लेकिन जो साम्यवाद की वापसी की सोचते हैं उनके पास दिमाग नहीं है। आज मजदूर दिवस है। इस मजदूर किसान की तरफ से सारे भाइयों को राम राम। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बसड़ पर। आज ही के दिन 1889 में पेरिस में एक जमावड़ा हुआ था मजदूरों का, और वहाँ एक मांग रखी गई थी कि 8 घंटे एक दिन में काम करना जो समय सीमा है वो तय की जाए। इस मांग के लिए बड़ा लंबा संघर्ष चला। उसके बाद उद्योग जगत ने इस मांग को माना। उससे पहले ये समय सीमा जब तय नहीं थी तब 12 से 18 घंटे तक मजदूर को खटाया जाता था और 24 वर्किंग आवर्स को एक दिन मजदूरी का काउंट किया जाता था। एक दौर वो भी था, और ये यूरोप और अमेरिका के जो कथित सभ्य देश हैं, विकसित देश हैं, वहाँ होता था। भारत की बात नहीं कर रहा हूँ। वर्तमान में भी अपने ही देश में भी उद्योग जगत में, क्योंकि बेरोजगारी की दर जहाँ भी ज़्यादा है, हमारे देश में भी थोड़ी है, तो वहाँ उद्योग जगत में और ख़ास तौर पे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, असंगठित क्षेत्र है जो ख़ास तौर पे, वहाँ वर्किंग आवर्स को लेकर के, काम के घंटों को लेकर के जो नियम है उनका खुला उल्लंघन होता है। जिन देशों में तानाशाही है वहाँ ये उल्लंघन और ज़्यादा है। लोगों से आज भी 12 और 14 घंटे भी काम लिया जाता है। लेकिन इसमें भी एक बाकमाल बात और है। मजदूरों के शोषण, उनके मानव अधिकार हनन का सबसे बदतरीन रिकॉर्ड जो है वो उस चीन का है जहाँ कथित तौर पर साम्यवादी सरकार है, जहाँ पे वामपंथियों का नियंत्रण है सत्ता पे। उस देश में किसान और मजदूरों के साथ सबसे भयावह दुर्व्यवहार होता है। लेकिन ये भी सिक्के का एक पहलू ही है। इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। मजदूर वर्ग का अगर किसी ने सबसे ज़्यादा काटा है आज तक, तो जो यूनियनबाजी का झंडा बुलंद किए हुए वामपंथी होते हैं, इन्हीं के द्वारा काटा गया है। इन्होंने दरअसल मजदूर शब्द को कुछ मायनों में गाली जैसा कर दिया है। मजदूर होना कोई असम्मान की बात नहीं है। कहीं ना कहीं हम में से प्रत्येक मजदूर है। कोई बौद्धिक मजदूर है, कोई शारीरिक श्रम कर रहा है, कोई बौद्धिक श्रम कर रहा है। श्रमिक हम सब हैं। और जो श्रम को छोटा काम, बड़ा काम, इस कैटेगरी में बांटा है, वो करने वाले ये वामपंथी हैं। श्रम को सम्मान ना देने वाले, सिर्फ श्रम को सम्मान की बातें करने वाले अगर कोई हैं तो वो वामपंथी है। आप जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनमें जाइए, जो वहाँ पे परमानेंट लेबर कही जाती है, जो वहाँ का स्थायी वर्कर है, वो 50-60 हज़ार से लेके लाख, सवा लाख रुपए तक तनख्वाह पाने वाला वर्कर, वो हाई ग्रेड का, मतलब श्रेणी है, कथित वर्ण व्यवस्था है मजदूरों की, उसमें सबसे ऊंचे पायदान पर बैठा हुआ जो मजदूर है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मजदूर है। और जो सबसे निकम्मा वर्ग है वो भी है। जहाँ नौकरी स्थायी हुई, जहाँ यूनियन बनी, वहाँ सबसे पहले जिस चीज़ से मुक्ति पाई जाती है वो है काम। या तो करेगा, नहीं करेगा तो लापरवाही से करेगा। उसे पता है नौकरी से जब तक नहीं निकाला जा सकता तब तक मैं क्यों लोड लूँ। और ये उद्योग हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। सच्चाई ये है कि जो अस्थायी लेबर है इनके यहाँ, और जो ठेकेदारी पर रखे हुए लोग हैं, उनके भरोसे पे अपना प्रोडक्शन, अपना टारगेट पूरा करती हैं। और आप इसके लिए कहीं स्टडी करने की, कुछ आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी के जो मैनेजमेंट में बैठे 2-4 आपके मित्र होंगे, उनसे इस बात को कंफर्म कर सकते हैं। जाने कितने ही उद्योग धंधे ऐसे हैं जो इस लाल झंडे की गुंडई की बलि चढ़ गए। मैं आपको उदाहरण सहित बताता हूँ। कानपुर को किसी ज़माने में ईस्ट का मैनचेस्टर कहा जाए। सूती वस्त्र उद्योग यहाँ पे बड़ा मजबूत हुआ करता था। हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ। फिर यहाँ पे लाल झंडा बुलंद हुआ। बुलंद करने वाली बड़ी बिंदी गैंग की बड़ी नेता हुआ करती थी सुहासिनी अली।
और सुहासिनी अली ने जो लाल झंडा वहाँ बुलंद किया, तो जब इस उद्योग को पूरी तरह से मिटा के जमींदोज कर दिया, उसके बाद उसकी कब्र पर झंडा गाड़ के तब वहाँ से हटी। इस कदर वहाँ पे उद्यमी थे, उन्हें दुखी किया गया, उन्हें परेशान किया गया कि उन्होंने एक एक करके अपने सारे उद्योग धंधे वहाँ से बंद किए, उठा के कहीं और ले गए, और आज वहाँ पे ये उद्योग बस उसके अवशेष दिखेंगे आप। वो दौर चला गया जब ईस्ट का मैनचेस्टर था। मैं अपने ज़िले फिरोजाबाद की ही बात करूं तो आपका कांच उद्योग फिरोजाबाद का जो है, पूरे भारत पूरे विश्व में अपने कांच के काम के लिए फिरोजाबाद जाना जाता है। और इसी फिरोजाबाद में ज़्यादा दौर नहीं बीता है आपका, जो अगर आपके कोई भी उद्यमी मित्र हैं वो बता देंगे, कम्युनिस्ट कामरेड नेता हुआ करते। और नेताजी नेतायन का जो बेटा था वो फिरोजाबाद जनपद का दुर्दांत अपराधी था। अपहरण, हत्या का प्रयास, हत्या, अवैध वसूली, ऐसे सैकड़ों मामले, कुछ जो दर्ज हुए कुछ नहीं हुए। डॉन कहा जाता था। तो इन माँ बेटे की जो जोड़ी थी, एक लंबा दौर रहा करीब 18-20 साल का, जिसका फिरोजाबाद के उद्योग जगत पे आतंक रहा। तमाम उद्योगपति इनके द्वारा सताए गए, वसूली का एक पूरा सिस्टम चलता था। बेटा गन पॉइंट पे मांगता था, माँ लेबर के नाम पे मांगती थी, और ये सिलसिला चलता था। जब बेटा फंसने पुलिस के हाथों कई बार घिरा, कई बार फंसने की नौबत आई, तो माँ लाल झंडा ले मजदूर इकट्ठे कर लेके फिरोजाबाद की सड़कों पे होती थी। और जब कभी भी माँ को इस सब से हटाने का प्रयत्न किया गया प्रशासन द्वारा, उद्योग जगत द्वारा, तो बेटा तमंचा लेके होता था। तो माँ बेटे की जुगलबंदी ने फिरोजाबाद के उद्योग का जीना नर्क कर दिया था। एक खैर, प्राकृतिक कारणों से ये बेटा मारा गया। माँ और बेटे के आतंक से फिरोजाबाद के उद्योग जगत को मुक्ति मिली। और कामरेडिन आजकल कहाँ है मुझे नहीं पता। अगर मैं अपने ही शहर शिकोहाबाद की बात करूँ, हमारे शिकोहाबाद की शान हुआ करती थी किसी ज़माने में हिंद लैम्प। और साहब, इस छोटे से शहर में जो हिंद लैम्प्स थी वो मैंने अपनी आंखों से देखा है, सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ जो मेरा अपना निजी अनुभव है। आप ये सोचिए कि हिंद लैम्प कैंपस में जब आते थे तो एक सामान्य व्यक्ति को ये एहसास होता था कि वो भारत के बाहर कहीं पहुंच गया है। उस स्तर का विकसित एक अलग सा टापू दिखता था। चमचमाती सड़कें, साफ सुथरे पार्क, बढ़िया सुंदर बने हुए मकान मजदूरों के लिए, क्लब, स्विमिंग पूल। शायद मेरी समझ से उस जमाने में पूरे फिरोजाबाद जनपद में कहीं और स्विमिंग पूल नहीं था जब वहाँ स्विमिंग पूल हुआ करता था। इतनी बढ़िया सुविधाएं खाने पीने से लगा करके सामान के लिए, जैसे आर्मी कैंटीन होती है उस तरह से वहाँ हुआ करता था। फिर यहाँ पे एक दौर आया कि जब यहाँ पे यूनियनबाजी शुरू हुई। इस पूरे शहर की रोजी रोटी, शिकोहाबाद से किसी को बाहर नौकरी करने जाने की दरकार नहीं थी। या तो हिंद लैम्प से काम दे देती थी, हिंद लैम्प में नहीं भी मिले तो आसपास यहाँ वहाँ उसे इतना पर्याप्त कुछ ना कुछ करने को मिल जाता था कि उसे कहीं जाने की दरकार नहीं थी। हिंद लैम्प उसकी ज़रूरतों को, रोजगार की को पूरा कर देता था और इस पूरे क्षेत्र की कर देता था। फिर राजनीति का मुलायम युग आरंभ हुआ। यहाँ गुंडई चरम पे पहुँची। यूनियनों को समर्थन था, नेताजी को यूनियन का था, यूनियनों का नेताजी को था। और इन सब के बीच में जो कुचक्र चला, हर तीसरे दिन हड़तालें, गेट पे तालाबंदी, सड़कें जाम, हिंद लैम्प को इस यूनियनबाजी ने नर्क बना दिया। ऐसी ऐसी शर्तें हिंद लैम्प मैनेजमेंट के सामने रखी गई जिन्हें कभी स्वीकार किया ही नहीं जा सकता था। फिर धीरे धीरे शुरू हुई हिंद लैम्प के बंद होने की प्रक्रिया, और 2 साल पहले उसे पूरी तरह से ताला लग गया। अब हिंद लैम्प टूट रही है, ख़त्म की जा रही है। कल को वो ज़मीनें बेच दी जाएंगी। उद्योगपति ने तो अपना इन्वेस्टमेंट निकाल ही लेना है, लेकिन शिकोहाबाद को हिंद लैम्प के दौर में जो रोज़गार की सुविधा थी और हिंद लैम्प के चलते जो अन्य सुविधाएं थी वो कभी दोबारा नसीब नहीं होंगी। सरकार द्वारा विकास के 500 और काम करवा दिए जाएं, फिर भी ये विभत्स हसर करती हैं लाल झंडा उठाने वाली यूनियन, कम्युनिस्ट, वामपंथी। वामपंथी दरअसल धुर नकारा और गुंडा एलिमेंट्स का ही दूसरा नाम है।
इसके अलावा इनकी कोई वैचारिकता से लेना देना नहीं है। ये निकम्मे किस्म के दलाल प्रवृत्ति के गुंडे हैं। वहीं राष्ट्रवाद का नारा बुलंद करने वाले जो दक्षिणपंथी हैं, इनकी पोंगई इन्हें वामपंथियों का विकल्प कभी बनने नहीं देती। ये आज तक कभी भी सामंतवादी सोच से मुक्त नहीं हो पाए और इनकी ये सोच जो है वो कभी लेबर क्लास से इन्हें पूरी तरह से जुड़ने ही नहीं देती। ये लेबर और लेबर में भी भेद करते हैं। मजदूर के बीच में भी भेद करने की जो वृत्ति है वो दक्षिणपंथ में है। दक्षिणपंथी वो लोग हैं जिनके लिए देश सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा है। ये उस जमीन को तो चाहते हैं लेकिन उस पर रहने वालों को संपूर्ण रूप में स्वीकार करने को ये तैयार है। ये दक्षिणपंथियों की वृत्ति है। तो एक मजदूर, एक किसान के नाते मैं वामपंथियों को कहूँगा कि आपकी सबसे बड़ी क्रांति, आपका हम मजदूर किसानों पर सबसे बड़ा उपकार यही होगा कि आप प्लीज़ हमारी जिंदगियों से यथासंभव दूर रहिए। हमारे ऊपर बात भी मत कीजिए, हमारे विषय में सोचना भी छोड़ दीजिए। वहीं मैं दक्षिणपंथियों से अनुरोध करूँगा कि भाई, राष्ट्र सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, राष्ट्र उस पर रहने वाले लोग भी उसी राष्ट्र का हिस्सा। उनमें व्यक्ति और व्यक्ति में भेद नहीं किया जा सकता। फिर वो रंग के नाम पे हो, भाषा के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, अगर वो भेद है तो आपकी राष्ट्रभक्ति अधूरी है साहब। आप राष्ट्रभक्त हो नहीं सकते, आप सिर्फ राष्ट्रभक्त होने का दिखावा करते हो। तो हो सके तो आप अपने इस जहालत के दायरे से बाहर निकलिए और देश की चिंता के साथ साथ देश के लोगों की भी चिंता करिए और ख़ास तौर पर अपनी सोच की चिंता करिए। राम राम।